हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्टेट कॉमर्स 18 दिसंबर 2020 वाला पेपर, जिसमें हम कॉमर्स पार्ट्स के 30 क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 91, Abe drew a bill on 25th October 2021 for rupees 30 days and accepted the maturity date of the bill will be। देखिए, बिल कितने डेज के लिए ड्रॉ किया है? 90 डेज के लिए। और कब किया है? 25 अक्टूबर को। डेज की बात हो रही है, डेज में काउंट करते हैं। अक्टूबर के कितने डे हो गए? 9। अक्टूबर के बाद नवंबर में कितने डेज होते हैं? 30। दिसंबर में 31। टोटल 90 करने हैं, तो जनवरी के कितने डेज लेने पड़ेंगे इसके लिए हमें? 6 डेज हमारे अक्टूबर के हो गए, 30 डेज अपने नवंबर के हो गए, दिसंबर के 31 हो गए, और जनवरी के कितने हो गए? जनवरी के हो गए 23। देखिए 90 हो गए, 6, 7 और 3 10, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 23 जनवरी को क्या हो रहा है? 90 डेज। 3 डेज ग्रेस पीरियड मिलता है, तो क्या हो गया? 26 जनवरी। 26 जनवरी हॉलीडे है, तो मेच्योरिटी डेट क्या हो जाती है? 1 डे बिफोर, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? 25 जनवरी 2022। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। सी, which of the following statement is true? First one is amount set apart to meet future losses due to known liability, amount of which cannot be determined properly, is called provision। किसी नॉन लाइबिलिटी के लिए जिसकी अमाउंट अभी आपको पता नहीं है कितनी लॉस की होगी, उसके लिए प्रोविजन बनाए जाते हैं। भी मुझे तो सही लग रहा है ये डेफिनेशन। अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट फ्यूचर लॉसेस ड्यू टू नॉन लाइबिलिटी, उसके लिए रिजर्व बनाए जाते हैं। रॉन्ग। अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट फ्यूचर लॉसेस ड्यू टू अननोन लाइबिलिटी, अननोन लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाए जाते हैं। ये भी मुझे टेक्निकली रॉन्ग लग रहा है। सीक्रेट रिजर्व इज शोन एज अ सेपरेट आइटम इन द बैलेंस शीट, दिस इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ये फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग आंसर है। आप मेरे आंसर को चैलेंज भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि 100% मैं करेक्ट हूँ, बट हमें कोशिश करें कि अनऑफिशियल आंसर की बनाने की। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई और आंसर है तो वीडियो पे आप कमेंट करके बता देना। आई विल रिव्यू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड देन अपडेट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। Which method of depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation? Depreciation का यूनिफॉर्म यानी कि constant चार्ज रहता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस टुगेदर। तो एक कॉन्टिनेंस चार्ज तो फिक्स इंस्टॉलमेंट में ही रहता है, तो टेक्निकली इसका आंसर सेकेंड होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 94, ट्रेडमार्क इज अ, ट्रेडमार्क क्या है? एक इनटेंजिबल रियल एसेट से। ट्रेडमार्क इज एन इनटेंजिबल रियल एसेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, ए कंपनी कैन इशू जीरो कूपन रेट डिबेंचर, पार्शियल कन्वर्टेड डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर। देखिए, एक कंपनी सारे के सारे टाइप के डिबेंचर इशू कर सकते हैं। इवन डिबेंचर को तो डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है। क्वेश्चन 95 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, पेटी कैश बुक इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग। पेटी कैश बुक किस लिए मेंटेन करते हैं? जो कैश एक्सपेंसेस है, छोटे छोटे खर्चे, उनको पे ऑफ करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, सीक्रेट रिजर्व कैन बी प्रिपेयर। सीक्रेट रिजर्व किस लिए प्रिपेयर किए जाते हैं? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, व्हेन adjusted purchase is shown on the debit balance of try balance, debit column of try balance, then अगर आपका ट्राई बैलेंस में एडजस्टेड परचेज गिवन है, तो फिर ट्राई बैलेंस में और क्या चीजें होगी? देखिए, एडजस्टेड परचेज के साथ क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो एडजस्टेड परचेज के साथ क्या होना चाहिए? ओनली क्लोजिंग स्टॉक। व्हेन एडजस्टेड परचेज गिवन है तो क्या होना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि एडजस्टेड परचेज चली जाएगी ट्रेडिंग में
और क्लोजिंग स्टॉक इसमें चला जाएगा बैलेंस शीट में। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकेंड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। ए सपोर्टिंग वाउचर इज, ये बेसिक क्वेश्चन है। सपोर्टिंग वाउचर क्या है? ए डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। डेबिट बैलेंस यानी कि कैसा बैलेंस दिया हुआ है? कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस। डेबिट का मतलब क्या है? फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें आपको कैश बुक का दिया हुआ है, पासबुक का निकालना है। तो ट्रांजेक्शन में पासबुक में क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमें ये देखना है। पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, प्लस होगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक बैंक में जमा कर दिए लेकिन पैसा नहीं आया है, तो बैंक में भी पैसा नहीं आया, पासबुक में ये क्या होगा? माइनस। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक इशू किए गए लेकिन अभी तक वो बैंक में पेमेंट के लिए नहीं आए, तो अकाउंट में ये अमाउंट भी क्या होगी? प्लस। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, ये भी क्या होगा? प्लस, क्योंकि ये कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं है। बैंक ने डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्ट किया है, ये भी क्या होगा? प्लस। बैलेंस एज पर पासबुक शुड बी ऑन डैश डेट। तो बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा? प्लस के हैं 2 3 400, माइनस है 300, 100 और ऐड हो गया इस वैल्यू में, डायरेक्टली करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4100। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। The cost incurred in providing goods and services is called। देखिए इसमें मुझे डाउट है, आप अपना ओपिनियन बताइए। जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं होता, वो मेजर कॉस्ट भी नहीं कह सकते आप कि मुख्य लागत है वो। प्राइम कॉस्ट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट होती है, और एक्सपेंसेस में तो खर्चे काफी आते हैं, तो इसमें तो हम क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। टेक्निकली देखें तो आंसर एक्सपेंसेस ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इतना अच्छे से क्लियर नहीं है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आपका क्या ओपिनियन है वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी बोर्ड डिसाइड करेगा। कुछ क्वेश्चन हमें लगते हैं टेक्निकली करेक्ट, बट बोर्ड उसका आंसर अलग ही एक्सेप्ट करता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉफिट। ये जनरल प्रॉफिट नहीं है, ये है जनरल प्रॉपर। मेरे अकॉर्डिंग ये जनरल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में वो सारी एंट्री होती है जब आप सब्सिडी बुक बनाते हो जिसे कहीं पे प्लेस नहीं मिलता, वो सारी एंट्री कहाँ की जाती है? जनरल प्रॉपर में। तो गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज, और लॉस बाय फायर और थेफ्ट, ये चारों की चारों एंट्री जनरल प्रॉपर में आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। Historical cost is incurred for recording value of purchase of an asset because they supply। हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज करते हैं एसेट के लिए, तो ये कौन सा कंसेप्ट है? ये है कोस्ट कंसेप्ट। यानी कि जितनी भी एसेट परचेज की जाती है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में किससे रिकॉर्ड किया जाता है? उसकी कॉस्ट से, और यू कैन से हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 104। इंटरेस्ट टू द अलाउड एट द रेट ऑफ 0.75% पर एनम पर मंथ। इंटरेस्ट कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है? परसेंटेज है पर मंथ। ऑन पार्टनर कैपिटल ऑफ ₹60 lakh, मैनेजर कमीशन 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर कमीशन इज 14.85 lakhs, देन मैनेजर कमीशन विल बी। आपको मैनेजर कमीशन निकालना है। देखिए पहले हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल कितनी है? 60 लाख कैपिटल है, उसके ऊपर 0.75 मिल रहा है आपको इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट उसमें 0.75 मिल रहा है, देन परसेंटेज का 100, ये एक मंथ का आएगा, पॉइंट हटाया, यहाँ पे हमने 100 लगाया, 4 जीरो कट हो गई, 1 2 3 4 75 इंटू 60, 6 5 जो 30, 42 एंड 3, ये आ गया आपका 4500 आना चाहिए, कहीं 60 था ना ये,
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 3 और 2 5 और 1 6, 6 जीरो है, 4 जीरो कट गई है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ये है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना मैंने, इसका पॉइंट लगाया, हाँ ठीक है। ये आ गया, 1 जीरो और आ गया, 6 5 जा 30, 45,000 पर मंथ है। एनुअल में इसको कन्वर्ट करिए कि क्या इंटरेस्ट हो जाएगा। 1 2 3, 12 5 जा 60, देन 6 कैरी, 48 प्लस 6 54, ये आ गया आपका 5,40,000। अब इसमें से क्या लेस करना है, हमारा प्रॉफिट था 14,85,000, यानी कि इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5,000, 8 में 4 लेस किया 4, और ये 9,45,000, ये है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है तो मैनेजर कमीशन कैसे निकालेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि 5 अपॉन 105, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब इसे देख लीजिए, इस पे जा रहा है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 84 हो गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया आपका 105, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे और इसको डिवाइड करोगे, 9,45,000 को आप 21 से डिवाइड कर रहे हो तो यू विल गेट 45,000। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105, a company forfeited 200 share of rupees 100 each, 70 called up, on which the holder paid 50 per share. होल्डर ने 50 पर शेयर पे किया है। दी शेयर वर री इशू एज 80 ड्यूली फुली पेड अप शेयर। द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द री इशू एंट्री। देखिए री इशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल फुली पेड अप है तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2000। कितना पे कितने में किया है इशू, 80 में, 8 2 जा 16, 16,000, सॉरी 100 है 10 नहीं है, ये होगा 20,000, ये होगा 16,000, तो फॉरफिटेड में क्या डेबिट होगा 4,000। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। See, question number 106. The following information is given. इसको थोड़ा जूम ही कर देती हूँ, लाइट शो हो रहा है थोड़ा। See, the following information is given. Opening stock 2,13,000, purchases sales आपको given है, carriage inward means carriage on purchase, carriage outward और return inward. Return inward means sales return. If rate of gross profit is 25% on cost, then value of closing stock will be, आपको closing stock की वैल्यू बतानी है, तो आप चाहे तो लिख के कर लीजिए या इसको किसमें पुट कर दीजिए, ट्रेडिंग वाले फॉर्मेट में ही पुट कर लीजिए। ट्रेडिंग वाले फॉर्मेट में अगर पुट करके करते हैं तो प्लस माइनस इजी हो जाएगा। दो पार्ट में मैंने इसे डिवाइड कर लिया। एक साइड क्या आता है मेरा, ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक मुझे गिवन है, इसमें कुछ सी, मैंने दो साइड में डिवाइड कर लिया, डेबिट और क्रेडिट में, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ओपनिंग स्टॉक है 2,13,000, देन परचेजेस है 16,55,000, देन सेल्स है 21,32,000, और इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करनी है, 42,000 लेस करोगे, 21 में 42 लेस करना है तो 32 ये चला गया, 10 और चला जाएगा इसमें 10,000,
तो ये आ जाएगा 10,000, इसमें से लेस करोगे, यहाँ पे 10 होगा 00 में से, तो ये 9, ये आ जाएगा आपका 209, 1 2 3, 20,90,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं पता क्या है। उसके अलावा कैरिज इनवर्ड इसमें आ जाएगा 38,600। देन रिटर्न इनवर्ड ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, तो अब इसमें से सॉल्यूशन करके निकाल दीजिए आप। सी, हमें ग्रोस प्रॉफिट की रेट गिवन है। ग्रोस प्रॉफिट किस पे दिया हुआ है? कॉस्ट पे। 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि सेल्स पे क्या होगा? सेल्स पे कैसे निकालते हैं? सेल्स पे निकालेंगे 25, 100 प्लस 25 फंडा होता है 25 अपॉन 125, यानी कि 1/5 ऑन सेल। और वैसे भी 25% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 1/4 ऑन कॉस्ट, तो सेल पे क्या होगा? 1/5 ऑन सेल। सेल आपकी ये है नेट सेल, तो ये आ गया 5 4 जा 20, 5 2 जा 8, 5 4 जा 20, 5 2 जा एक मिनट सॉरी, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 1 आ गया, 5 8 जा 40, 4,18,000। ठीक है, इसको माइनस करके आप निकाल देंगे कि आपका कितना आंसर आ जाता है। मैं डायरेक्टली कर देती हूँ। सी, मेरे पास है 2,13,000। ठीक है, चेकिंग के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, प्लस 16,55,000 प्लस 38,600 प्लस 4,18,000। ये हमारा टोटल है इधर का। उधर उधर क्या है? सिर्फ आपके पास सेल्स माइनस, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। 20,90,000। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 लाख, नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है ऑप्शन में, है नहीं। अकॉर्डिंगली ऑप्शन ये आना चाहिए, फोर्थ आंसर आना चाहिए। एक मिनट चेक करती हूँ क्या मैंने करेगा। पहला है ओपनिंग स्टॉक 2,13,000, देन सेल्स है सेल्स है हमारी 2132, उसे लेस कर दिया सेल्स रिटर्न 20,90,000। परचेज है 16,55,000 और ये आपका 38,000 कैरियज इनवर्ड है और जीपी है 4,18,000। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये कुछ ना कुछ 400 समथिंग कुछ। सी, एक बार फिर से रीचेक कर लेती हूँ मैं। 2,13,000 हमारा है ओपनिंग, प्लस 16,55,000 प्लस 38,600। ठीक है, प्लस जीपी 4,18,000, 4,18,000, ये आ गया टोटल, माइनस 20,90,000, 20,90,000, 20,90,000 यार 2,34,600 और इसमें 700 आ रहे हैं। इसका आंसर डाउटेड है, एक बार मैं रीचेक करके कंफर्म करूंगी आपको कि क्या होना चाहिए, या तो मैं ही कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, मैं अपनी मिस्टेक को पकड़ नहीं पा रही हूँ। इट मे बी पॉसिबल। चलिए देखते हैं, आप वीडियो पे कमेंट करके बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है इसका। मुझे इसमें डाउट हो रहा है, एग्जैक्ट इसमें से कोई भी फिगर मेरा आंसर नहीं आ रही। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉलोइंग पेमेंट आर ड्यू। सबसे पहले जब डिसोल्यूशन होता है तो क्या पे किया जाता है? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस ऑन सेल एंड सेल ऑफ एसेट एंड सेल ऑफ एसेट ऑफ अ कंपनी। तो सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा किसको? एक्सपेंसेस जो सेलिंग में एंकर्ड हो रही है। उसके बाद क्या दिया जाता है? आउटसाइडर का लोन दिया जाता है। उसके बाद पार्टनर का लोन दिया जाता है और लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि क्या हो जाएगा? 3214,
3214 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. Moving on the next question, question number 108. A, B, C are partner in a firm. In a middle of the year, C retires from the firm without settling his due. यानी कि वो रिटायर तो हो गया लेकिन अब इसके ड्यू सेटल नहीं हुए. ध्यान रखना, विदाउट सेटलिंग हिज ड्यू. Remaining partner continue the business. C is entitled to get dash till the final settlement. कहते हैं A, B, C एक फर्म में साझेदार हैं. C वर्ष के मध्य फर्म में अपनी बकाया का फैसला किए बिना निवृत्त प्राप्त करता है. यानी कि उसने अपना अकाउंट अभी सेटल नहीं किया है. अब अकाउंटिंग टोटल हुई है या नहीं है, ये भी थोड़ा सा मुझे डाउटेड क्वेश्चन ही लगता है. इसका आंसर सेकंड हो सकता है या फिर हो सकता है फोर्थ. अगर अकाउंट का अमाउंट कैलकुलेट कर दिया होगा तो उसको उसके ऊपर क्या मिलेगा, उसके ऊपर उसको सिर्फ मिलना चाहिए क्या, 6% पर एनम इंटरेस्ट उसके अकाउंट की सेटलमेंट के ऊपर. लेकिन यहाँ पे क्लियर कट नहीं लिखा इस चीज के बारे में, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, ईदर 1 और 3. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. मेरे अकॉर्डिंग जो श्योर आंसर है मुझे वो फोर्थ लग रहा है. आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बोर्ड अपने हिसाब से डिसाइड करता है, क्योंकि डाउट रहता है कि क्या आंसर हो सकता है. क्वेश्चन में सिचुएशन क्लियर नहीं होती. क्वेश्चन 109. रुपीज 1 lakh is net sale of a certain during 2021. In inventory turnover is 4 times. Calculate the inventory at the end is 1.5 times of the beginning. जो इन्वेंट्री एंड की है वो बिगिनिंग की इन्वेंट्री से 1.5 टाइम्स है. तो आपको जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी क्या निकालनी है, वैल्यू. कैलकुलेट द इन्वेंट्री एट द एंड. सबसे पहले टर्नओवर की बात हो रही है तो उसमें एवरेज स्टॉक होता है. इसमें एवरेज स्टॉक क्या हो जाएगा, सपोज ओपनिंग इन्वेंट्री x है तो क्लोजिंग क्या है उसका 1.5 टाइम्स, और एवरेज के लिए क्या लगाएंगे 2. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल मीन्स 1 lakh डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक x प्लस 1.5 यानी कि 2.5x. इसके नीचे 2 है, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर. ठीक है, अब यहां से इसको किया 25 4 जा 100, ये आ गया आपका 10x. 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, ये 2 लाख है, एक आपका कट हो जाएगा, तो ये आ गया आपका ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी हो गई 20,000. ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 20,000 हो गई. क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है 1.5 टाइम्स है, 15 2 जा 30, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 30,000. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110. क्वेश्चन 110. A grant of rupees 10 lakh to a school for construction of building. Check is received on 1st February 2021 from the state government. While closing the account, none of the amount is used for construction. While preparing income and expenditure account and balance sheet at the end, where should such amount will be shown. देखिए, स्पेसिफिक अमाउंट है जो कि स्पेशली पर्पस के लिए मिली है, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के लिए मिली है. तो इसको सेपरेट हेड के अंदर हम दिखाएंगे, कहाँ पे, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111. द इमीडिएट recognition of losses is related to. immediate recognition of losses किस वजह से होता है, conservatism convention. option number first is the right answer. moving on the next question, question number 112. X sold goods worth rupees 20,000 after allowing 10% trade discount and 5% cash discount. Give the amount which will be debit to cash account and डिस्काउंट अकाउंट. देखिए 20,000 था, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, यानी कि कितनी अमाउंट बच गई 90%, यानी कि कितनी बची है 18,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो
ये वाली एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ हमने निकाल दिया 20,000 का 10% हो गया, यानी कि कितना बचा 90%, अभी वैल्यू बची 18। इसके ऊपर 5% क्या दिया, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को शो करते हैं, 18,000 का 5% क्या हो जाएगा 900। तो कैश कितना मिला 18,000 माइनस 900, ये आपका मिल गया 17,100। तो आपसे पूछा है कैश में क्या डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा 17,100 से, और डिस्काउंट जो है वो किससे होगा 900 से। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। The gain from sale of capital asset need not to be added to revenue ascertain the dash of business। जब बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हुए जो कैपिटल गेन होते हैं उनको ऐड नहीं करते हैं, और जो एक्सपेंसेस होती हैं अदर देन ऑपरेटिंग उनको क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, अगर नेट प्रॉफिट से आप निकाल रहे हो, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग गेन एंड इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग गेन एंड इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनको क्या कर देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। तो उसने कहा किसको ऐड नहीं करना चाहिए, अगर गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट है तो वो किसमें नहीं किया जाता, वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं किया जाता। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। इसमें थोड़ा सा हिंदी वाला आप देख लीजिए, इंग्लिश वाला थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ आपके लिए। सी एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग क्या होगा, गलत अकाउंट में एंट्री कर दी। तो कौन सा है गलत अकाउंट, गलत अकाउंट ये है गुड्स सोल्ड टू राम, और उसकी एंट्री कर दी है शाम में। गुड्स सोल्ड किए थे राम को, और उसकी एंट्री किस में कर दी, शाम में। यानी गुड्स सोल्ड टू राम बट रोंगली डेबिटेड टू शाम। ये है गुड्स सोल्ड टू राम बट रोंगली डेबिटेड टू शाम। तो ये क्या है, एरर ऑफ पोस्टिंग, यानी फर्स्ट के साथ क्या आ गया, सेकेंड। एरर ऑफ पोस्टिंग, पोस्ट का गलती है, सेल्स बुक अंडर कास्ट, फर्स्ट। एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन बट डेबिटेड टू वेज अकाउंट, कंस्ट्रक्शन पे थे लेकिन उसे वेज अकाउंट में कर दिया, इसे बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड देन एरर ऑफ ओमिशन, अकाउंटिंग बुक में एंट्री करना भूल गए, तो गुड्स रिटर्न बाय ए नॉट एंटर्ड इन द बुक्स, बुक्स में गुड्स ने जो ए ने रिटर्न किया था उसकी एंट्री नहीं की, तो थर्ड के डी के साथ आ गया थर्ड। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, क्या अपना बना, हमारा बना फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ फर्स्ट, फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ फर्स्ट, थर्ड के साथ फोर्थ, और फोर्थ के साथ थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। गुडविल क्या होती है, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट सेल, ये परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट सेल, फर्स्ट के साथ फर्स्ट ही होगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसके साथ हो जाएगा फोर्थ। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसके साथ हो जाएगा सेकेंड। और इंस्टीट्यूशनल गुडविल क्या होती है, कैट नेचर गुडविल, ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ फोर्थ, देखते हैं फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ फोर्थ, थर्ड के साथ सेकंड, एंड फोर्थ के साथ थर्ड। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. She is admitted for 320 share। इसमें ध्यान से पढ़ना, इसमें दो सिचुएशन दी है। C acquire, पहली सिचुएशन क्या दी है, C acquire 1/3 of his share from B, अपने शेयर का 1/3 उसने किससे लिया है, B से। A surrender 1/6 of his share to C, A ने अपने शेयर का 1/6 पार्ट C को दिया है। सी जो सी का शेयर है वो कैसे आया है, उसने 1/3 अपने शेयर का, जो उसका शेयर है 3/20 है,
उसका जो 1/3 है वो किससे लिया है, बी से। तो बी से कितना लिया उसने, बी से उसने लिया 1/20। और ए से कितना लिया उसने, अगर ए से बात करें हम तो ए ने अपने शेयर का, ए का खुद का शेयर क्या है 3/5, ए ने अपने शेयर का 1/6 सरेंडर किया है, यानी कि सी को ए ने कितना दिया है 1/10। दोनों को प्लस करके देखिए 1/20 प्लस 1/10 3/20 ही आ रहा है। अब नया रेशियो निकाल देते हैं, ए बी सी। ए का पुराना रेशियो था 3/5, उसने सी को कितना दिया है 1/10। बी का पुराना रेशियो था 2/5, उसने सी को कितना दिया है 1/20। और सी का खुद का शेयर क्या है 3/20। एलसीएम लिया आपने 10, एलसीएम आ गया 10, 2 3 2 जा 6 और 1 5/10, 20 एलसीएम आ गया 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 1 7/20 और ये आ गया 3/20। इसको 20 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यानी कि रेशियो क्या आ गया 10:7:3। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 117. A, B, C are partner. Their capital at the beginning 50,000, 60,000, 70,000. A introduce additional capital of 20,000 after 3 month. 3 महीने के बाद, यानी कितने महीने लगी रही है 9 month. B introduce 25,000 after 6 month. ये कैपिटल कितने मंथ लगी रही है और एडिशनल कैपिटल 6 मंथ. सी 30,000 आफ्टर 9 मंथ, ये कैपिटल कितने मंथ लगी रही 3 मंथ, क्योंकि आफ्टर 9 मंथ यानी कि पूरा ईयर खत्म होने में कितना टाइम है 3 मंथ। टोटल प्रॉफिट जो है फर्म का वो 25,800 है। आपको किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, ए का। कब, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। अगर प्रॉफिट जो है कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो अब इसको कैसे निकालते हैं, अब इसमें भी मैं अपनी तरह से आपको बता रही हूँ, हो सकता है कोई और भी तरीका हो। देखिए 60,000 जो है पूरे साल भर लगा रहा है, अगर मैं एक ही बात करती हूँ 60,000 पूरे 12 मंथ लगा रहा है, और जो 20,000 है वो लगा रहा है 9 मंथ। तो अगर कैपिटल के रेशियो की बात करूं तो कितना हो जाएगा 12 6 जा 72 और ये हो जाएगा 9 2 जा 18। ठीक है, 1,80,000 1,80,000 है और ये है आपका 7,20,000। तो वो अप्रोक्सली 9 लाख के आसपास आ जाएगी वैल्यू आपकी इसकी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, तो ये आपका आ जाएगा, एक मिनट, ये है 60,000 12 मंथ के लिए हमारा, यानी कि 60 है फर्स्ट का, सॉरी उल्टा लिख दिया, 50 है। 50,000 ए का 12 मंथ के लिए, 12 5 जा 60, ये आ गया हमारा 60 का मतलब है 6 लाख आ गया, 6 लाख आ गया आपका। और ये टोटल कितना आ गया 6 लाख हो गया मल्टीप्लाई करके 6 और 1,80,000। ए का टोटल कैपिटल आ जाएगा 7,80,000, मतलब रेशियो निकालने के लिए। बी का जो 60,000 है वो लगा रहा पूरे 12 मंथ, और उसने एडिशनल इंट्रोड्यूस किया है 25,000, वो रहा आपका 6 मंथ। इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे यू विल गेट 8,70,000। देन सी का इनिशियल कैपिटल था 70,000 जो कि 12 मंथ लगा रहा, प्लस जो 25,000 ये सॉरी सी का है 30,000, 30,000 इंटू 3, इसको हम सोल्व करेंगे यू विल गेट 9,30,000। रेशो निकालना है कैपिटल का 404040 कैंसिल। टोटल प्रॉफिट है 25,800। रेशो को मैं ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ, मेरे पास है 78 रेशो 87 रेशो 93। इसको अगर मैं टोटल करती हूँ आई विल गेट 258। और ए का शेयर निकालना है, ए का शेयर कितना है 78। इसको इससे कट किया, ये हो गया 100 इंटू 78, 7800। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1। अगर
आपको लगता है कि कोई और आंसर हो सकता है तो वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन से डेफर्ड एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हैं? देखिए बहुत जगह सर्च करते हैं तो स्पेशल रिसर्च के भी डेफर्ड हैं, क्योंकि रिसर्च एक बार करके उसका भी लंबे पीरियड तक एडवांटेज लिया जाता है। तो टेक्निकली इसमें ओल भी हो सकता है और स्पेशल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर कर रही हूँ। आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताइए, क्योंकि कहीं कहीं पे मैंने सर्च किया तो मुझे इसका आंसर जो रिसर्च स्पेसिफिक रिसर्च है वो भी डेफर्ड में ही मिल रहा है। तो मेरा डाउट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो एक बार मैं और भी कंफर्म करूंगी इसको, आप भी मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो फिलहाल के लिए हम रख रहे हैं सेकेंड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 119 में आपको अमाउंट दी हुई है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सब्सक्रिप्शन ऑफ 6,24,000 हैड बीन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और आपको बताना क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हो, क्या फंडा होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, फिर क्या करते हैं हम, प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, प्लस प्रीपेड इन द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर। ये एंड वाला लेते हैं, ये क्या लेते हैं, बिगनिंग वाला लेते हैं करंट ईयर के, या प्रीवियस ईयर बोल सकते हो, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर और बिगनिंग ऑफ करंट ईयर, माइनस आउटस्टैंडिंग in the beginning of current year or at the end of last year, or minus prepaid at the end of current year। ये होता है। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वैल्यू जो हमें पोस्ट करनी है। लेकिन हमसे उल्टा पूछा, ये पूछा है तो यहाँ से उल्टा जाएंगे तो जो माइनस है वो क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस वाले क्या हो जाएंगे माइनस। ये हो जाएगा फंडा। यानी कि 6,24,000 में से प्रीपेड एट द एंड ऑफ ईयर, प्रीपेड यानी कि एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एंड है तो एंड वाला क्या हो जाएगा माइनस, बिगिनिंग वाला क्या हो जाएगा प्लस। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला माइनस होता था, उल्टा चल रहे हैं, बिगिनिंग वाला क्या हो जाएगा प्लस, और एंड वाला क्या हो जाएगा, सॉरी एंड वाला प्लस होता था, अब ये क्या हो जाएगा, एंड वाला हम क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करते थे, उल्टा जाते हुए क्या करेंगे माइनस। और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस प्लस होता था, इसे माइनस सीधा ही कर दिया मैंने, सॉरी एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, आपको भी कंफ्यूज कर दिया मैंने। इतना क्लियर है, मैंने कहा इस तरह से निकालते हैं। और अब हमें रिवर्स जाना है तो हम लोग साइन चेंज कर देंगे। प्रीपेड एट द एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के एंड का प्रीपेड क्या होता था माइनस, अब क्या होगा ये प्लस। प्रीपेड इन द बिगिनिंग प्लस होता था, अब क्या होगा वो माइनस। आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होता था, उल्टा जा रहे हैं, क्या होगा माइनस। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग माइनस होता था, ये क्या होगा प्लस। यानी कि 6,24,000 उसमें ये जो हो जाएंगे दोनों प्लस हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस। पहले इन्हें सेटल कर देते हैं। 55 प्लस 5 60, ये हो गया 90 का प्लस, और माइनस कितना है 69 प्लस 1 69 प्लस 1 70 और 31 लाख, नेगेटिव 10 हो गया 10,000। 624 में से 10,000 लेस किया 6,14,000। इसको आप सोल्व कर लोगे, आपको मैंने प्लस माइनस बता दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा 6,40,000। क्लियर, क्या करना है हमें, 6,24,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 माइनस 69,000 माइनस 31,000। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व। पार्टनरशिप फर्म इनमें से कौन सी सिचुएशन में डिसॉल्व हो जाएगी, इफ द बिजनेस ऑफ द फर्म हैज बिकम इलीगल। इलीगल बिजनेस हो गया तो ऑब्वियसली डिसॉल्व हो जाएगी। नंबर ऑफ पार्टनर इन द फर्म हैज बिकम मोर देन 50 से ज्यादा पार्टनर हो गए तो भी डिसॉल्व हो जाएगी। इफ कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर इज डन, अगर साझेदारों के बीच लाभ पुनः मतलब रीअरेंज होता है तो डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं इसमें नहीं होगी।
तो डिसोल्व की बात हो रहा है, तो ईदर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये थे दोस्तों 30 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में करेंगे। क्लियर है दोस्तों? सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक, अपना कमेंट, अपना आंसर वीडियो पे जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, बट मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके एक्यूरेसी मेंटेन करूँ। आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि आप थोरली स्टडी कर रहे हैं। इट मे बी पॉसिबल मेरा आंसर रॉन्ग हो और आपका करेक्ट हो। वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।